गुड मॉर्निंग। आई एम CBP श्रीवास्तव। डिस्कवरी आईज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। 68वीं BPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए आपने कल देखा होगा कि पूरे पैटर्न में बदलाव आया है और एक वीडियो मैंने जारी किया था उस पर कि उस बदलाव को कैसे सकारात्मक रूप से हमें लेना है। आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग बात कर रहे हैं निबंध, जो एक नई बात उसमें जोड़ी गई है आपकी परीक्षा के लिए। पिछले 20-22 सालों से निबंध की कक्षा लेने के बाद मेरा अनुभव यह कह रहा है कि निबंध एक ऐसा आयाम है, एक ऐसी विधा है जिसमें किसी भी अभ्यर्थी की पूरी जानकारी उसके व्यक्तित्व की परीक्षा को मिल जाती है और इसी कारण से सिविल सेवा परीक्षाओं में निबंध को बहुत महत्व दिया जाता रहा है। उसी अनुभव के आधार पर आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि जो आपकी 68वीं मुख्य परीक्षा में जो निबंध का खंड जोड़ा गया है 300 अंकों वाला, वह क्या है और उसमें किस तरह के निबंध पूछे जा सकते हैं, आपकी आवश्यकताएं क्या हो सकती हैं निबंध लेखन के लिए, और उसकी एक बुनियादी समझ अगर हमारे पास हो जाती है तो हम उस खंड में बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं और अपने आप को सफल बना सकते हैं। सामान्य रूप से जो निबंध हम स्कूलों में या कॉलेजेस में हम लिखते रहे हैं, आपने भी लिखा ही होगा निश्चित रूप से, उस निबंध और सिविल सेवा के जो निबंध के टॉपिक्स होते हैं दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। फर्क यह है कि वहां पर जो निबंध लिखने के लिए पूछा जाता है उसका उद्देश्य यह होता है कि क्या छात्र को उस विषय पर गहराई से समझ है या नहीं। उसका मूल तत्व केवल वही होता है। यहां जो निबंध पूछने की परंपरा है सिविल सेवा में, उसमें यह देखा जाता है कि आपके सोचने का जो क्षैतिज विस्तार है वो कहां तक है। हाउ फार डू यू थिंक, किन किन आयामों को वह अभ्यर्थी अपनी सोच में शामिल कर सकता है। एक बात यह देखी जाती है। दूसरी बात यह देखी जाती है कि उस विषय पर उस छात्र की, उस अभ्यर्थी की पकड़ कितनी है, क्या उस पर अपनी राय रख सकता है वह, क्या उस पर अपने उसके विचार, ईमानदारी वाले विचार जिसको हम बौद्धिक ईमानदारी कहते हैं, इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी, वह उसकी कितनी है और कैसी है। इसके साथ साथ अलग अलग विषयों से अपने उस विचार को समर्थन देने की क्षमता उसमें कितनी है। इन सारी बातों की जानकारी जो परीक्षक है वह निबंध के माध्यम से लेने की कोशिश करता है। तो अगर ऐसे देखें तो निबंध लिखना बहुत दुष्कर भी नहीं है, बहुत कठिन नहीं है, अगर हमें यह समझ में आ जाए कि हम जो हमारा पाठ्यक्रम है, जैसे उसमें सामान्य अध्ययन है, मैं आगे बताता हूं आपको, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 या 2 में जितनी बातें हैं, जितने विषय शामिल हैं, उनकी समझ अगर किसी अभ्यर्थी को है तो वह निबंध में कैसे अपने विचारों को हाईलाइट कर सकता है, कैसे अपनी बात रख सकता है, कैसे अपना तर्क रख सकता है उसमें, और उन तर्कों को वह कैसे सिद्ध कर सकता है। ये सारी बातें हम आज के इस वीडियो में करेंगे ताकि आपको यह महसूस हो कि यदि आप, जैसे मैंने अभी कहा कि जो मेरा अनुभव है निबंध की कक्षा लेने का, उसके आधार पर अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको ऐसी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। जो बातें मैं अभी बताने वाला हूं आपको, उसको अगर आप गौर से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो आपको ऐसी समस्या नहीं आनी चाहिए। तो हम लोग शुरुआत पहले यह करते हैं कि निबंध आखिर होता क्या है, और निबंध और एक और शब्द है लेख, आर्टिकल जिसको कहते हैं। तो निबंध और लेख में अंतर क्या होता है, निबंध की मूल तत्व क्या होते हैं, निबंध का जो भूमिका है वह क्या होती है, उसका जो बॉडी है उसकी बीच में क्या लिखेंगे आप, और उसका जो निष्कर्ष है वह कैसे लिखेंगे। क्या आप उसका सारांश लिखेंगे या निष्कर्ष लिखेंगे, तो सारांश और निष्कर्ष में क्या फर्क होता है। ये सारी बातें छोटी छोटी हैं जरूर, लेकिन बहुत मायने रखती हैं अगर हम अच्छा निबंध लिखना चाहते हैं और अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात यह करते हैं कि निबंध आखिर होता क्या है। तो माइकल मॉन्टेन एक नाम है जिन्होंने ऐसे शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक उसकी परिभाषा के तौर पर एक चीज बताऊं जिसको
एक श्लोक के माध्यम से अगर हम उसको समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं। और वह श्लोक यह है कि उसको कहा जाता है कि निबद्धते अस्मिन् इति अधिकरणे निबंधनम। निबद्धते अस्मिन् इति अधिकरणे निबंधनम। इसका अर्थ होता है कि ऐसी रचना जिसमें किसी लिखने वाले का विचार संग्रहित हो या उसको गूंथा गया हो। गूंथा गया कहने का मतलब जैसे जैसे आप किसी चीज को मिलाते हैं, जब उसके अंदर वह शामिल हो जाएगा, उसका वो अनिवार्य भाग बन जाएगा। तो विचार उस रचना में उस लिखने वाले का विचार इतना शामिल हो गया कि हर जगह वह विचार दिख रहा है। यह एक परंपरागत परिभाषा निबंध की दी जाती है। दोबारा फिर से मैं पढ़ रहा हूं कि निबद्धते अस्मिन् इति अधिकरणे निबंधनम। तो विचार गूंथने वाली जो रचना है वही निबंध है, ऐसा कहा जा सकता है। अब इसको अगर हम आधुनिक तौर पर आधुनिक रूप में देखें तो माइकल मॉन्टेन ने इस शब्द को कॉइन किया था जिसको कहते हैं एसे। मॉन्टेन ने यह कहा कि एसे इज राइटिंग और अटेम्प्टिंग टू राइट समथिंग ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। किसी एक विषय या टॉपिक पर अपने विचार लिखना या अपने विचार की प्रस्तुति का प्रयास करना ही निबंध है या इससे है। अपने विचार रखने हैं वहां। ये बात कही किसने? जिन्होंने इसे शब्द को कॉइन किया है। लेकिन उससे भी अच्छी बात एक और व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा निबंध के बारे में, और वो हैं ऑल्डस हक्सले। ऑल्डस हक्सले ने यह कहा कि एसे इज अ लिटरेरी डिवाइस, एक साहित्यिक विधा है। निबंध एक साहित्यिक विधा है जिसमें जो लेखक है वह सारी बातें किसी भी चीज पर अपनी लिख देता है। इसका अर्थ यह हुआ, अंग्रेजी में अगर उस परिभाषा को कहें तो यह होगा कि निबंध या एसे इज अ लिटरेरी डिवाइस फॉर सेइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑन ऑलमोस्ट एनीथिंग। वंस अगेन, एसे इज अ लिटरेरी डिवाइस फॉर सेइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑन ऑलमोस्ट एनीथिंग। इसका अर्थ क्या है कि किसी भी विषय पर लगभग सभी बातें लिख देने वाली जो साहित्यिक विधा है वही निबंध है, और वह निश्चित रूप से आलेख से, आर्टिकल से अलग है। आर्टिकल क्या होती है वो आगे बताता हूं मैं। तो सबसे पहले हमें बात यह करनी है कि निबंध है क्या, और उस जैसे अभी जो मैंने कहा उसी को सीक्वेंस कर लें। ऐसी रचना जिसमें कोई विचार संग्रहित या गूंथा गया हो, इसको हम कहते हैं निबंध। और ऐसे शब्द का प्रयोग माइकल मॉन्टेन द्वारा किया गया था, और इन्होंने कहा कि एक ऐसी रचना है, एक ऐसा आलेख है जिसमें उसका अर्थ हम तर्कों के आधार पर बताते हैं।
किसी विषय पर लेखक के तर्क या विचार की अभिव्यक्ति है, जिसको इसे कहा मॉन्टेन ने। और इसके अलावा जो बात है वह है आल्डस हक्सले की। आल्डस हक्सले, जिन्होंने कहा कि निबंध एक साहित्यिक विधा है जिसमें लगभग किसी भी विषय पर लगभग सभी बातें कह दी जाती हैं। Essay is a literary device for saying almost everything on almost anything. यह निबंध का एक स्वरूप है कि what exactly is an essay? क्या होता है निबंध? अब हमारे लिए समझना इसमें यह है कि उसका मूल तत्व क्या है। तो यहां पर जिसने एसे का नाम बताया, जिसने शब्द का प्रयोग किया, उसने भी कहा कि उसमें सबसे महत्वपूर्ण उसका तर्क और उसका विचार है। हमने यहां जो श्लोक के माध्यम से बात कही है उसमें भी कहा जा रहा है जिसमें कोई विचार संग्रहित या गूंथा गया हो। और तीसरी परिभाषा अगर देखें तो उसमें कहा गया है कि लगभग किसी भी विषय पर लगभग सभी बातें कह दी गई हैं। इसका मतलब है कि निबंध के दो मूल आधार हैं, या जिसको कहा जाएगा कि निबंध दो आधारों पर आधारित है, दो स्तंभों पर आधारित है। वो स्तंभ कौन से हैं? एक स्तंभ है विचार या तर्क, और दूसरा है विचार और तर्क को सिद्ध करने वाले आयाम, डायमेंशंस। अलग अलग स्रोतों से, अलग अलग उदाहरणों से, अलग अलग क्षेत्रों से हम कुछ बातें ऐसी निकालेंगे जो हमारे इस तर्क और विचार की पुष्टि करते हों। यही दोनों बातें देखी जाती हैं निबंध में, और इसी के आधार पर अंक निर्धारित होते हैं। यह अच्छे निबंध के दो स्तंभ हैं जिन पर वह आधारित होता है। अब हमें देखना यह है कि निबंध और आलेख में अंतर क्या है। तो इसमें तो हमने अभी कहा कि विचार होगा और उसके आयाम होंगे। इसमें भी होगा विचार, लेकिन वह विचार एक खास विषय पर है, तो यह विषय विशिष्ट हो गया और अपेक्षाकृत छोटी रचना है, और तर्कों की बहुत अनिवार्यता नहीं है उसमें कि हम एक ही तर्क को लेकर बात करें। तो यह छोटी सी रचना है, एक विषय पर लिखी गई है, कम शब्दों में अपनी बात की अभिव्यक्ति है। तो इसमें अभिव्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है तर्क की तुलना में। तो वन इज बेस्ड ऑन एक्सप्रेशन, अनदर इज बेस्ड ऑन आर्गुमेंट। यह बात हमें समझनी है कि निबंध और आलेख में अंतर क्या होता है। अब देखना यह है कि जो विचार है वो विचार आएगा कहां से। कहना बहुत आसान है कि किसी एक विषय पर आप अपने विचार या अपने तर्क रखिए, लेकिन उस तर्क को लाने के लिए हमें करना क्या चाहिए उस पर मैं बात कर देता हूं। जैसे कोई एक टॉपिक ले लें, अगर हम मान लिया हमने यह टॉपिक लिया कि वैश्वीकरण तथा विश्ववाद, आतंकवाद, राजनीति में अपराधीकरण, सामाजिक पूंजी और सामाजिक न्याय, भारत का पड़ोस,
पर्यावरण एवं जैव विविधता, समग्र शिक्षा तथा भारत में उसका महत्व, लोकतंत्र और उससे संबंधित कोई भी एक टॉपिक अगर हमने पिकअप कर लिया, तो अब हमारा उद्देश्य क्या है कि हमारा तर्क, हमारे विचार उस पर क्या होंगे। अब मैं आपको यह बता रहा हूं कि वो विचार लाने का तरीका क्या हो सकता है। यहां आपके सामने स्क्रीन पर एक चीज रखी है मैंने। अब आपको हमको समझना यह है कि हमें अपना तर्क विकसित करना है किसी भी विषय पर, तो सबसे पहले उसकी सूचना है। यहां लिखा है आइडिया। आइडिया मतलब विचार है वह, और आइडिया से जनरेट हो रहा है तर्क। तो विचार से तर्क की उत्पत्ति हो रही है। अब विचार कहां से आएगा? तो सबसे पहली बात है सूचना होती है उसमें। दूसरा क्या है, जो सूचना हमें मिली है उसकी व्याख्या करेंगे हम, उसका विस्तार करेंगे। तो दूसरी बात हो गई है उसका विवरण, डिस्क्रिप्शन है उसका। और तीसरा है उसकी अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन है। और चौथा उसका विश्लेषण है। ये चारों बातें मिलकर विचार का सृजन करती हैं, और विचार से फिर तर्क बनता है जब वो चारों आपस में मिल जाती हैं। और वही बताता है कि उस विषय पर जिस पर वह व्यक्ति निबंध लिख रहा है वह कितना तर्क संगत है, कितनी वैचारिकता उसमें है, और उसकी पकड़, उसकी अभिव्यक्ति, उसका आयाम कितना बड़ा है, कितना क्षैतिज विस्तार लिए हुए है। इसी पर हम अंक निर्धारित करेंगे। तो हमें किसी भी विषय से संबंधित सबसे पहले क्या करना है, उसकी सूचना प्राप्त करनी है। उस सूचना का विवरण हमें देना है, लिखना है, समझना है, डिटेल्स उसका। उसके बाद हमें उन चीज़ों को लिखने की क्षमता हमारी होनी चाहिए। उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे अभिव्यक्त करेंगे, उसकी समझ होनी चाहिए। और उसके बाद उसका विश्लेषण करेंगे अलग अलग आयामों के आधार पर, अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग उदाहरणों के आधार पर। तब जाकर जो निष्कर्ष निकल कर आएगा, जो अंतिम बात सामने आएगी, वह होगी हमारा तर्क। और जहां उस परीक्षक को यह तर्क दिखा वहां आपके अंक उत्कृष्ट अंक मान लिए जाएंगे और बहुत अच्छा अंक आपको प्राप्त हो सकता है। और क्यों? क्योंकि वही तर्क यह बताएगा कि उस विषय पर लिखने वाले की पकड़ कितनी है, उसकी अभिव्यक्ति कैसी है, उसके पास सूचनाएं कितनी है, उसके विश्लेषण की क्षमता कितनी है, और उसकी व्याख्या करने की क्षमता उसमें कितनी है। यह निबंध का मूल तत्व है, इसेंस है वह। इस आधार पर हम अच्छा निबंध लिख सकते हैं। अब इसके बाद अगर देखा जाए कि निबंध में 3 बातें होती हैं। सबसे पहला है उसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद है उसकी बॉडी, और उसके बाद है उसका निष्कर्ष। हमने यहां इसको पैराग्राफ में बांटा है। यहां से देखिए आप कि यह जो एरिया है यह तो इसकी भूमिका का है, इंट्रोडक्शन का है, और दैट इज अबाउट 10% ऑफ दैट। About 80% is the body, and about 10% again. About 10% again is the conclusion. अब यहां पर भूमिका है इसकी। ये जो है पैरा 1 to 4, ये जो क्षेत्र है ये उसका बॉडी है, उसका मूल भाग है, मुख्य भाग है इसका। और यह जो क्षेत्र है यह उसका निष्कर्ष है। अब हमें करना क्या है कि मान लिया हमें लोकतंत्र या महिला सशक्तिकरण जैसा कोई मुद्दा मिला, या आतंकवाद जैसा कोई टॉपिक है हमारे लिए, तो हमें करना क्या है भूमिका में? यहां लिखा है प्रोवाइड्स द कॉन्टेक्स्ट, आउटलाइन ऑफ एसे एंड आर्गुमेंट। हमें यह बताना है कि किस संदर्भ में यह पूछा गया है, आज का संदर्भ क्या है, क्यों आज हमसे आतंकवाद या महिला सशक्तिकरण या लोकतंत्र या कोई भी टॉपिक क्यों हमसे पूछा गया, किस कॉन्टेक्स्ट में है, उस कॉन्टेक्स्ट या उस संदर्भ की बात करनी है हमें। और हमें यह बताना है कि मैं इस निबंध में क्या लिखने वाला हूं। तो एक आउटलाइन, एक रूपरेखा उसकी बनाई जाएगी, और उसके आधार पर हम उसकी भूमिका की शुरुआत करेंगे।
उसके बाद जो हमने यहां पर आउटलाइन बनाया है कॉन्टेक्स्ट और आर्गुमेंट के लिए, आर्गुमेंट में क्या क्या है? पहली बात क्या है कि सूचनाएं उससे संबंधित होनी चाहिए। मान लिया आतंकवाद लिख रहे हैं तो आतंकवाद की सूचना हमारे पास होनी चाहिए। आतंकवाद क्या होता है, कहां से उत्पत्ति हुई, कितने तरह का होता है, ये सारी सूचनाएं हैं जिसका हम विवरण देते जा रहे हैं। विवरण देने के बाद क्या करेंगे, उसका हम किस तरीके से काम करेंगे, उसको अभिव्यक्त करेंगे, हम लिखते चलेंगे, अपनी बात कहते चलेंगे और उसका विश्लेषण भी करते चलेंगे। यह उसकी पूरी बॉडी है जो पैरा 1, 2, 3, 4 है। तो पैरा 1 में सूचना है, पैरा 2 में विवरण है, पैरा 3 में उसका क्या है, एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति है, और पैरा 4 में विश्लेषण है। ये 4 भागों में बांट दिया हमने अपने उस सारी सूचनाओं के आधार पर, और उसके बाद उसका निचोड़ कर दिया। वो क्या है, रीस्टेट दी पोजीशन, सम अप आर्गुमेंट एंड रिफ्लेक्ट ऑन ब्रॉडर सिग्निफिकेंस अबाउट दैट इज अबाउट 10%। कि अब उसका निचोड़ कर देना है कि जो हमने लिखा है वह किस रूप में तर्कसंगत है। ये 3 भागों में बांटते हैं हम निबंध को। इस पर हम लोग चर्चा और विस्तार से करेंगे और आपकी समझ और अच्छी होगी जब हम लोग अगले वीडियो में एक और बात करूंगा मैं आपसे, और वह होगा कि निबंध कितने तरह का होता है, और उसके बाद बात करूंगा कि कहां से वो फैक्ट्स हमारे सामने लाए जा सकते हैं, कहां से वो सूचनाएं हमें प्राप्त करनी है, और अगर कोई सूचना है तो उसका विश्लेषण करने का तरीका क्या होगा। ये तरीका मैं अगले वीडियो में फिर आपको बताऊंगा। आज के वीडियो में मेरा उद्देश्य यह था कि आपको यह बताया जाए कि निबंध का मूल तत्व क्या होता है, निबंध होता क्या है और उसका मूल तत्व क्या होता है और उसकी संरचना क्या होती है। आज के वीडियो की को हम यहां तक सीमित करेंगे। अगले वीडियो में फिर हम लोग बात करेंगे कि उसके प्रकार क्या होते हैं और कैसे हम सूचनाओं का विवरण देंगे, अभिव्यक्ति करने का तरीका क्या होगा, विश्लेषण करने का तरीका क्या होगा। तो यहां पर हमने ये 3 बातें इस तरीके से समझने की कोशिश की है। इसके बाद अगर इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा और विस्तार करें तो क्या है इसमें कि द प्रॉब्लम यू आर एड्रेसिंग ब्रॉड क्वेश्चन इशू विथ सम कंटेक्स्ट। पहली बात यह लिखी जाएगी कि आतंकवाद क्या है, प्रॉब्लम यू आर एड्रेसिंग, जिस समस्या का, जिस विषय पर हम लिखना चाह रहे हैं वो है क्या, इसकी परिभाषा देनी है, उसके बारे में बताना है। जैसे महिला सशक्तिकरण है तो महिला सशक्तिकरण क्या होता है, उसके बाद बताना है कि किस संदर्भ में पूछा गया है वह। तो थोड़ा सा कंटेक्स्ट देना है और आपको उसकी व्याख्या करनी है। सबसे पहला पार्ट यह होगा इंट्रोडक्शन का, भूमिका का। दूसरा है कि आपको अपने तर्क बताने हैं, योर आंसर टू द क्वेश्चन दैट इज सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। जैसे मान लिया मैंने यह कहा कि महिलाओं की असुरक्षा उनके सशक्तिकरण में सबसे बड़ा व्यवधान है, और खास तौर से शारीरिक सुरक्षा महिलाओं को जब तक नहीं दी जाती तब तक शायद महिलाएं बहुत खुलकर समाज के अलग अलग क्षेत्रों में अपनी सहभागिता नहीं देंगी। तो हमने यह लिखा कि महिलाओं का अधिकारों के प्रति जागरूक होना, महिला और पुरुष का एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होना ही महिला सशक्तिकरण का मूल तत्व है। और अगला वाक्य हमने यह लिखा कि लेकिन सामान्य रूप से असुरक्षा जो महिलाओं के सामने विद्यमान है चुनौती के रूप में, और खास करके अगर हम शारीरिक असुरक्षा की बात करें तो कदाचित वही असुरक्षा की जो चुनौती है वह महिला सशक्तिकरण के समक्ष सबसे गंभीर चुनौती है या उसकी सबसे बड़ी समस्या बनकर उभर आई है। यह हमने अपना विचार रखा। इसका मतलब कि मैंने यह बताने की कोशिश की है कि अगर महिला सशक्तिकरण करना है जो एक समस्या है तो समाधान यह होगा कि हम महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर लें, यह सॉल्यूशन देना है। उसके बाद आपको कुल मिलाकर आर्गुमेंट का ओवरव्यू देना है कि आपने ऐसा क्यों कहा है। यह हमारे निबंध की भूमिका होती किसी भी विषय पर। अब आगे जब हम इसकी बॉडी पर आगे आएंगे या कंक्लूजन पर आएंगे, जब बॉडी में तो उसी की बात करनी है कि सारा विवरण है, सारी सूचनाएं हैं, एक एक करके सूचनाएं लिखनी है। कंक्लूजन में क्या करना है कि रीस्टेट प्रॉब्लम एंड दी पोजीशन, दोबारा फिर से आप उस समस्या को लिखेंगे ताकि आपका निबंध बंध जाए भूमिका और निष्कर्ष के बीच, और आपके जितनी बातें आपने लिखी हैं उसकी बॉडी में उसको समराइज कर देना है, उसको पॉइंटर्स बना देना है, उसकी मुख्य बात निकाल लेनी है। और इसके बाद लिखना है कि आपने जो आर्गुमेंट रखा है सामने वो आर्गुमेंट
कितना तर्क संगत है और आपने कैसे पुष्ट किया है उसको अपनी सूचनाओं और आयामों और अन्य क्षेत्रों से उदाहरण निकालकर। ये हमारा निष्कर्ष है। अब इस सारी जगहों तक पहुंचने के लिए हमें करना क्या है कि हमारे पास एक 7 सूत्री रणनीति है आपके लिए जो मैंने बनाई है। जैसे आपके पास 5 टॉपिक रखे गए, 10 टॉपिक रखे गए, जिसमें से आपको चुनना है कि आपको 2 पर निबंध लिखना है या 1 पर लिखना है, व्हाटएवर। तो सबसे पहला काम है कि आपको अपनी टॉपिक डिसाइड करनी है। पहले आपको अपनी टॉपिक को चुनना है, जिसका आधार क्या होगा कि आपकी समझ किस विषय पर कितनी है। लोकतंत्र के बारे में आप ज़्यादा सूचनाएं रखते हैं, महिला सशक्तिकरण के बारे में रखते हैं, वैश्वीकरण के बारे में रखते हैं, किसके बारे में रखते हैं, वहाँ के आधार पर आपको अपनी टॉपिक का चयन करना है। पहला स्टेज दिया है। जैसे इसकी ये नीचे से ऊपर बढ़ रही है, तो ऊपर बढ़ेंगे यहाँ, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, उस पर आपको सोचना है। सोचना है कि आपके पास सूचनाएं कितनी हैं और उन सूचनाओं को आप वाकई ऑथेंटिक हैं, सिद्ध की हुई हैं या वेग हैं, स्पष्टता के साथ हैं, सारी बातें अपने दिमाग में लानी है। दूसरा चरण है यह। उसके बाद रिसर्च करना है उस टॉपिक पर। रिसर्च करने का मतलब यह नहीं कि आप परीक्षा हॉल में बैठकर आप उस पर अनुसंधान करने लगे, ये प्रैक्टिस की चीज है। रिसर्च करने का मतलब है कि जो सूचनाएं हमने लाई हैं वो सूचनाएं हमारी किस रूप में काम कर रही हैं, वो कितनी पुष्ट हैं, कितनी सटीक हैं और उनको हम सिद्ध कर सकते हैं या नहीं। अगर सिद्ध कर सकते हैं तो किस क्षेत्र से उदाहरण लिया जाए, समाज से, अर्थव्यवस्था से, राज्य व्यवस्था से, पर्यावरण से, विश्व स्तर से, कहां से उदाहरण लिया जाएगा जिसको हम सिद्ध कर सकते हैं, वो रिसर्च करना है आपको। और उसके बाद आपको क्या लिखा है, डेवलप द थीसिस, अपने विचार सृजित करने हैं आइडिया वाले कॉन्सेप्ट से। मतलब इंफॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्रेशन एंड एनालिसिस। सूचनाएं हैं, उसके बाद विवरण है, उसके बाद अभिव्यक्ति है, उसके बाद विश्लेषण है। ये 4 करके आपको अपने विचार सृजित करने हैं। और उसके बाद आपको अपनी ऐसे की आउटलाइन बनानी है कि आप भूमिका में क्या लिखेंगे, बॉडी में क्या लिखेंगे, निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, ये आउटलाइन आपको बनाना है। और उसके बाद आपको निबंध लिखना है वास्तविक अर्थों में और उसकी समीक्षा करनी है और अगर आवश्यकता पड़ जाए तो उसको संशोधित भी करना है। इस तरीके से 7 स्टेप्स, 7 कदमों वाली, 7 चरणों वाली एक रणनीति पर अगर काम करते हैं तो निबंध लिखना बहुत सरल है और बहुत अच्छे अंक लाए जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्या हुआ, अपनी जानकारी के अनुसार किसी भी टॉपिक का चयन कर लेना। उसके बाद उस पर अपने विचारों को रखना, अलग अलग क्षेत्रों से विचारों को जोड़ना, उस पर अनुसंधान करना कि हमारा तर्क क्या होगा, किस बात पर हमें लिखना है और उसको हम सिद्ध कैसे कर सकते हैं। उसके बाद अपने विचार, मूल विचार निकालने हैं उसमें से और उस मूल विचार को निकालकर आपको अपने निबंध की रूपरेखा बनानी है कि भूमिका में यह, बॉडी में यह और निष्कर्ष में यह। उसके बाद आपको वाकई ऐसे लिखना है और तब उसकी समीक्षा करनी है। ये 7 चरणों वाली रणनीति पर अगर हम काम करते हैं तो किसी भी विषय पर निबंध लिखना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। और खास तौर से जिस तरह के निबंध के टॉपिक आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे उन पर भी लिखना बहुत सरल होगा और समस्या का कारण नहीं बनेगा। जैसा मैंने भी कहा कि अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि निबंध कितने तरह का हो सकता है, उसकी श्रेणियां क्या है, कैटेगराइजेशन कैसे कर सकते हैं हम, कौन सा निबंध, कि लोकतंत्र की चुनौतियां अगर यह पूछा जाए, आतंकवाद और विश्व या भारत और आतंकवाद, तो उसको किस श्रेणी में रखा जाएगा। श्रेणीयन करने का अर्थ यह होता है कि हम किस निबंध को किस दिशा में, उसका संदर्भ कैसे समझेंगे, उसकी सूचनाओं का विश्लेषण कैसे करेंगे, अपने विचार कैसे सृजित करेंगे, ये बातें समझनी होती हैं। और इसके लिए आवश्यक होता है कि निबंध का वर्गीकरण कर दिया जाए और उसका श्रेणीयन कर दिया जाए। तो अगले वीडियो में हम लोग उन्हीं श्रेणियों पर बात करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण यह होगा कि हमारा जो तर्क होगा उस निबंध पर, उस तर्क को हम कैसे डेवलप करेंगे, कैसे सूचनाओं का विश्लेषण करेंगे, विश्लेषण करने का तरीका क्या होगा, ये सारी बातें हम फिर से एक बार चर्चा में लाएंगे और इसको भी रिवाइज करेंगे हम उस अगले वीडियो में। और फिर आगे देखता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपने आज जितनी बात मैंने कही है उसको अगर आप गौर से उस पर विचार करेंगे तो आपके लिए
बीपीएससी परीक्षा में, सिविल सेवा की इस परीक्षा में आपको निबंध लेखन में समस्या नहीं आएगी और साथ साथ आपके जीएस का जो तैयारी है वह भी बेहतर हो जाएगी। उसके लिए एक बात और मैं बता दूं आपको कि जो सामान्य अध्ययन का पेपर 1 है और जो पेपर 2 है, इसमें जितने भी विषय हैं उसमें आपके लिए शामिल है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट, ऐसे बहुत सारे विषय उसमें शामिल हैं, कल्चर। इतने विषय हैं तो इतने आयाम तो हो ही गए। अगर आपने देखा तो यह हो गया 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डायमेंशंस तो हमारे पास हैं जीएस में ही। अगर हमने सभी जगहों से सूचनाएं कलेक्ट कर ली हैं जो आपको करनी है दोनों सामान्य अध्ययन के दोनों पत्रों के लिए, इन्हीं को कन्वर्ज कराना है आपको, और यह जो कन्वर्जेंस होगा यह ऐसे में रिफ्लेक्ट होगा। इसका मतलब है कि अगर हमने ऐसे को तैयार करने की कोशिश की है तो उसका सीधा लाभ इधर भी मिलेगा, और अगर हमने इसको तैयार करने की कोशिश की है तो इसका सीधा लाभ हमें निबंध में भी मिलेगा। इस तरीके से अगर हम अपनी पढ़ाई की रणनीति पर काम करते हैं तो निश्चित रूप से सामान्य अध्ययन में भी और निबंध में भी हमें अच्छे अंक मिल सकते हैं। तो अगले वीडियो में जैसा मैंने कहा कि हम लोग निबंध के वर्गीकरण पर बात करेंगे, और मुझे विश्वास है कि इस रणनीति पर आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। धन्यवाद।